पैरासाइटिक नेचर ऑफ वायरसेस। सबसे पहले आपको याद दिलाता हूँ, पैरासाइट किसको कहा जाता है? कोई भी ऐसा जानदार जो अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरे करने के लिए दूसरों पर डिपेंड करता है, उसको पैरासाइट कहते हैं। ज़िंदगी की ज़रूरियात क्या हो सकती हैं? खुराक की ज़रूरत हो सकती है, रहने की जगह या हैबिटेट की ज़रूरत हो सकती है, डिफेंस की ज़रूरत हो सकती है। तो बाज़ जानदार कोई एक ज़रूरत पूरी करने के लिए, बाज़ तमाम ज़रूरतें पूरी करने के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं, और जिस पर डिपेंड करते हैं उसको होस्ट कहा जाता है। ये लफ्ज़ तो अच्छा सा है, इससे बुरा लफ्ज़ होना चाहिए था, क्योंकि मेज़बान होस्ट मेहमान को डील करता है खुशी खुशी, लेकिन ये तो मेहमान नहीं है, ये तो नुकसान पहुंचाने आते हैं। तो होस्ट से ज़्यादा मुश्किल लफ्ज़ होना चाहिए था। बहरहाल वायरसेस भी सारे के सारे पैरासाइट्स हैं। अब ये पैरासाइट क्यों है? वायरस को खुराक भी नहीं चाहिए, सांस लेने की भी ज़रूरत नहीं है, और दीगर जो किसी जानदार की ज़रूरत है वो तो इनको नहीं चाहिए, फिर ये पैरासाइट क्यों है? तो पैरासाइट इसलिए है कि वायरस अपने वजूद के प्रोटीन बनाने की भी सलाहियत नहीं रखता, ना अपने जेनेटिक मटेरियल को ये इंडिपेंडेंटली बना सकता है, कॉपी कर सकता है। तो ये किसी होस्ट के पास जाएगा, होस्ट के राइबोसोम्स को, जिसको सिंथेटिक मशीनरी कहते हैं, उसको इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोटीन बनाएगा। तो वायरसेस लेक ribosomes are synthetic machinery, therefore they need a host cell having their ribosomes, and virus will use those ribosomes to prepare its own proteins. इसलिए वायरस पैरासाइट है, न सिर्फ पैरासाइट है बल्कि ओब्लिगेट पैरासाइट है। अब ओब्लिगेट पैरासाइट किसको कहते हैं? मजबूर है ये। तो मैं दोबारा बताता हूँ वही जुमला, वायरसेस के पास राइबोसोम्स नहीं है या सिंथेटिक मशीनरी नहीं है जिससे ये अपने बॉडी के प्रोटीन बनवा सकता, इसलिए किसी और सेल के अंदर जाने पर ये मजबूर है ताकि उसके राइबोसोम को इस्तेमाल करते हुए ये अपने प्रोटीन बना सके। सारे वायरसेस ए टू जेड, चाहे वो कम्प्लेक्स वायरस हो या पॉलीहेड्रल हो या रॉड शेप्ड हो, चाहे वो डीएनए वायरस हो या आरएनए वायरस हो, सब के सब ओब्लिगेट पैरासाइट्स। अच्छा, ओब्लिगेट पैरासाइट होने के साथ इनमें थोड़ा सा रख रखाव भी है। रख रखाव क्या है कि ये होस्ट स्पेसिफिक हैं। कोई भी वायरस जब चाहे किसी भी होस्ट से अपने प्रोटीन नहीं बना सकता। इनके होस्ट मुकर्रर हैं। 3 बड़ी कैटेगरीज हम पढ़ चुके हैं। एक बैक्टीरियल वायरसेस, इनका होस्ट सिर्फ बैक्टीरिया है। दूसरे प्लांट वायरसेस, इनका होस्ट सिर्फ प्लांट का सेल हो सकता है कोई। तीसरे एनिमल वायरसेस, ये सिर्फ एनिमल में ही सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये तो बहुत ही जनरलाइज्ड टाइप की होस्ट स्पेसिफिसिटी है। इसके अलावा भी, होस्ट स्पेसिफिक के अलावा ये क्लास स्पेसिफिक भी हो सकते हैं। क्लास स्पेसिफिक का मतलब ये है, मसलन एक एनिमल वायरस है, लेकिन एनिमल के अंदर तो बहुत सारे ग्रोह हैं। इनमें से बहुत सारे वायरसेस ऐसे होंगे जो सिर्फ एनिमल के फिश के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं या उसके सिंथेटिक मशीनरी को यूज कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। इसको क्लास स्पेसिफिक कहते हैं। इवन ये स्पीशीज स्पेसिफिक भी हो सकते हैं। स्पीशीज स्पेसिफिक, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे वायरसेस वैसे हैं जो किसी खास स्पीशीज में ही अपना काम कर सकते हैं, क्लास में नहीं कर सकते। इवन इससे भी आगे के बहुत सारे वायरस हैं जो सेल स्पेसिफिक हैं। ये स्पीशीज के अंदर भी एक खास सेल में ही अपना काम निकाल सकते हैं, कहीं से भी नहीं कर सकते। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो होस्ट की प्रेफरेबिलिटी है या पसंद नापसंद है, वो वाइड रेंज की भी है, नैरो रेंज की। वाइड रेंज मसलन जो बैक्टीरियल है वो किसी भी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकता है, जबकि स्पीशीज स्पेसिफिक वाले एक खास बैक्टीरिया में सर्वाइव कर सकते हैं। इसी तरह जो एनिमल वायरस हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो ये एनिमल मिले, वो एनिमल मिले, फिलहाल मिले, किसी में भी सर्वाइव कर सकते हैं। जबकि सेल स्पेसिफिक या स्पीशीज स्पेसिफिक वो है जो एक खास एनिमल स्पीशीज में सर्वाइव कर सकेंगे, बाकी नहीं। और जो सेल स्पेसिफिक है इनका तो बहुत ही नैरो है,
मसलन आप बहुत सारे वायरसेस से वाकिफ हैं, HIV आगे पढ़ने वाले हैं, वो न सिर्फ एनिमल वायरस है बल्कि वो स्पीशीज स्पेसिफिक है, सिर्फ ह्यूमन में ये अपनी एक्टिविटी कर सकता है। ह्यूमन में भी सेल स्पेसिफिक है, सिर्फ T लिम्फोसाइट या CD4 रिसेप्टर वाले सेल्स में ये सर्वाइव कर सकता है, बाकी कहीं नहीं। इसी तरह आपने पोलियो वायरस का नाम सुना है। पोलियो का वायरस सिर्फ मोटर न्यूरॉन की सेल बॉडी में ही सर्वाइव कर सकता है। तो अब यहाँ से हमें एक और बात का अंदाजा हुआ, जिनकी होस्ट की रेंज वसी है वो फायदे में है, जिनकी होस्ट की स्पेसिफिसिटी नैरो है वो थोड़ा नुकसान में है, क्योंकि ये मिले वो मिले, जिसकी वास्ट रेंज होगी उसके लिए तो मसला ही नहीं है, होस्ट मिल जाएगा कोई ना कोई। लेकिन जिनकी होस्ट स्पेसिफिसिटी नैरो है उनके लिए मसला है कि वही मिलेगा तो ठीक, वरना ये अपना काम नहीं कर सकते। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात अब पढ़ेंगे हम, वायरसेस मस्ट रिक्वायर अ होस्ट, या वायरस क्योंकि ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं इसलिए इनके लिए जरूरी है कि इनको होस्ट मिले। अब होस्ट कोई सेल होना चाहिए, चाहे वो किसी जानदार का सेल हो, प्लांट का सेल हो, एनिमल का। इस सेल तक वायरस जाएगा कैसे? वायरस एनर्जी यूज नहीं कर सकते, तो ये हरकत भी नहीं कर सकते। हरकत नहीं कर सकते तो होस्ट तक कैसे पहुंचेंगे? होस्ट तक ये पहुंचेंगे बाई चांस, कोई एजेंट इनको लेकर जाएगा तो ठीक, वरना ये पड़े हुए। अब वो एजेंट एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, दूसरा कोई जानदार भी हो सकता है। तो किसी न किसी जरिए से ये होस्ट तक पहुंचेंगे, होस्ट तक ये खुद नहीं जा सकते। या कभी ऐसा भी हो सकता है होस्ट खुद इनके पास चल के आए, तो क्योंकि अभी मसलन हम समझे, हम तो कभी भी चल के नहीं जाएंगे वायरस के पास। हम जिस जगह बैठे हैं इसकी तो गारंटी नहीं है ना कि वहाँ वायरस हो या ना हो। तो हो सकता है हम मुतमईन हैं कि हमारे पास तो वायरस नहीं है, हम तो पुरसुकून माहौल में हैं, इसी माहौल में हो सकता है वायरस भरे हुए हो, या उस कोने में हो, मैं कोई काम के बहाने उधर पहुंच गया, वायरस आ गया। तो बाई चांस ये होस्ट तक पहुंचेंगे, होस्ट में पहुंचने के बाद उसके जीनोम पर कब्जा करके, यानी सेल के दिमाग पर कब्जा करेंगे और उसके बाद अपनी मर्जी के प्रोटीन बनवाएंगे। ये होस्ट तक पहुंचने का जिक्र था। अब एक और इशू है, क्या होस्ट तक बाई चांस ये पहुंच गए तो हर होस्ट तक पहुंचने वाला वायरस कामयाबी से होस्ट के पास जाएगा, या होस्ट उसको कोई रेजिस्ट नहीं करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। सर्वाइवल ऑफ वायरसेस विद इन द होस्ट, होस्ट के अंदर वायरस के सर्वाइवल की क्या करेंगे? सर्वाइवल से मुराद है कि वायरस को ये काम करने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो इसके लिए वायरस को कुछ काम करना पड़ेगा। सबसे पहले हाइड, वायरस शुड हाइड फ्रॉम द इम्यून सिस्टम ऑफ होस्ट। होस्ट के इम्यून सिस्टम से अपने आप को बचाना पड़ेगा इसको। मेरी बात समझ में आएगी नहीं? मसलन एक घर है, घर के अफराद अंदर मौजूद हैं, तो एक बंदा उस घर में चोरी करना चाहता है, तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा उसको? घर वालों की नजरों में नहीं आना चाहिए। इसीलिए वो इंतजार करेगा कि जब घर वाले सो रहे हों या बिजलियां ऑफ हों तो फिर वो आएगा। तो वायरस सेल में जा रहा है, सेल तो कभी सोता ही नहीं, तो इम्यून सिस्टम उसका हर वक्त एक्टिव है। उससे बचने के लिए वायरस क्या करेगा? मसलन इसकी पहली टेक्निक ये है कि सम हैव इन्वॉल्व, कुछ वायरसेस ने होस्ट से, पिछले होस्ट से जाते जाते उसकी सेल मेम्ब्रेन का एक पार्ट काट कर अपने गिर्द ओढ़ लिया है, और इसी को हम इन्वॉल्व कहते हैं। ये इन्वॉल्व पहन के जाएंगे तो इम्यून सिस्टम इनको पहचान नहीं सकेगा, क्योंकि याद रखना हर जानदार का इम्यून सिस्टम अपने जिस्म के सेल्स और मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, बैरूनी माहौल मॉलिक्यूल कौन से हैं, इसमें तमीज कर सकता है। अब इस वायरस ने चालाकी क्या की कि जिस सेल में जा रहा है उसी सेल की सेल मेम्ब्रेन का एक कवर अपने ऊपर लपेटा है, लपेट के अंदर जा रहा है। तो अब इम्यून सिस्टम इसको अपना समझेगा ना, क्योंकि सबसे बाहर ये इन्वॉल्व है। तो इन्वॉल्व वायरसेस सबसे कामयाब है,
इस हवाले से कि इम्यून सिस्टम ऑफ होस्ट से बचने के लिए इन्होंने उसी सेल की मेम्ब्रेन का एक हिस्सा अपने गिर्द कवर कर लिया है, ये बचेंगे। और अदर्स क्या करेंगे? अदर्स प्रोटेक्ट देयर जीनोम बाय कैप्सिड। ये अपने जीनोम को बचाने की कोशिश करेंगे। जीनोम सबसे अहम है, उसको बचाने के लिए कैप्सिड का कवर चढ़ा है। अब इसकी मैं मिसाल बताता हूं। अगर खुदा न खास्ता आप एक पहाड़ी रास्ते पर जा रहे हैं, ऊपर से पत्थर आएंगे तो आप क्या करते हैं? सर बचाने की कोशिश करते हैं ना, हाथ भी। सर ही क्यों बचा रहे? क्योंकि उसके अंदर दिमाग है जिसने पूरे जिस्म को कंट्रोल करना है। यानी हाथ जख्मी हो तो हो, सर जख्मी ना हो, अहम है ना, इसलिए उसको बचा रहे हैं। तो इन वायरस ने क्या किया? अपने जीनोम को क्या किया है? कैप्सिड के अंदर बंद किया है कि अगर ये जीनोम तबाह भी हो जाए, खाली कैप्सिड भी बचे, मैं दोबारा बताता हूँ, कैप्सिड इनका तबाह भी हो जाए, अंदर जीनोम बचेगा तो वायरस का काम हो जाएगा। क्योंकि इसी जीनोम ने जाके होस्ट के जीनोम पर कब्जा करना है और उससे अपने प्रोटीन बनाना है। ये कोड तो इनकी हिफाजत करेगा। इसी तरह तीसरा काम, क्विक म्यूटेशंस। म्यूटेशन क्या है? चेंज, परमानेंट चेंज इन जेनेटिक प्रोग्राम। जो जेनेटिक प्रोग्राम है अंदर, उसमें मुस्तकिल तब्दीली। इस तब्दीली का फायदा क्या होगा? न सिर्फ होस्ट के इम्यून सिस्टम से ये बचेंगे, बल्कि होस्ट के एंजाइम से भी ये बचेंगे। क्योंकि आप याद रखें, एंजाइम्स आर मोस्टली सबस्ट्रेट स्पेसिफिक। इनका एक डीएनए था, होस्ट के एंजाइम्स इस डीएनए को तोड़ने के काबिल थे, लेकिन अब इस डीएनए में तब्दीली आ गई। तो क्या वो पहले वाला एंजाइम अब इस डीएनए को तोड़ सकता है? नहीं तोड़ सकता। तो ये भी एक टेक्निक है कि अपने जीनोम में जल्दी जल्दी म्यूटेशंस करके ये होस्ट के इम्यून सिस्टम को भी धोखा दे सकते हैं, होस्ट के डिग्रेडिंग या कैटालाइटिक एंजाइम से भी अपने आप को बचा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पूरी रिसर्च करके जा रहे हैं अंदर, और इन सारी तब्दीलियों के बाद जब होस्ट के अंदर जाएंगे, अब इनकी हुकूमत होगी। कब्जा करने के बाद तो होस्ट के इम्यून सिस्टम का भी ये मजाक उड़ाएंगे, उसके एंजाइम्स को भी खातिर में नहीं लाएंगे और जाके अपनी मर्जी के सारे प्रोटीन्स बनवाएंगे। ठीक हो गया जी। ये होस्ट के अंदर आकर किस तरह से वायरस ने सरवाइव करना था, उसका तज़किरा। अब एक और तज़किरा है। अगर कोई वायरस होस्ट के अंदर न जा सका तो बाहर क्या उसके लिए कोई खतरा है कि नहीं? बाहर भी खतरा है वायरस के। तो ये बाहर क्या, किस तरह का इंतजाम करते हैं? व्हेन वायरसेस आर आउटसाइड ऑफ होस्ट, होस्ट सेल से जब ये बाहर हो तो ये क्या करेंगे? सबसे पहली कोशिश तो ये करेंगे कि फॉर्म क्रिस्टल्स, ये क्रिस्टल्स में तब्दील हो जाएंगे। ये सारे वायरस कर सकते हैं। क्रिस्टल एक बेजान चीज की तरह है, उसके लिए कोई खतरा नहीं है, ना उसका डीएनए खराब होने का खतरा, ना कोई और चीज खराब होने का खतरा। क्रिस्टल फॉर्म में आकर ये डोरमेंट हो जाएंगे। डोरमेंट का मतलब क्या है? इनएक्टिव हो जाएंगे। इनएक्टिव है, कोई एक्टिविटी नहीं है। जब तक होस्ट नहीं मिलता ये इस हालत में रह सकते हैं। अलबत्ता इनके लिए 2-3 चीजों से खतरा है। खतरा क्या है? पीएच एंड टेम्परेचर। ये 2 चीजें इनके लिए बहुत नुकसानदेह है। फर्ज करें एक वायरस क्रिस्टल में तब्दील हो चुका है इस तरह से, इसके बावजूद अगर इस क्रिस्टल के इर्द गिर्द की पीएच चेंज हो जाए, पीएच एसिडिक हो जाए, वायरस का ना कैप्सिड बर्दाश्त करेगा ना न्यूक्लिक एसिड बर्दाश्त करेगा, उससे वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। अल्कलाइन हो गई वो भी। कहना ये चाह रहा हूं कि वायरसेस कैन टॉलरेट अ नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। पीएच की मामूली तब्दीली को ये बर्दाश्त कर सकते हैं, बहुत ज्यादा तब्दीली हुई तो बर्दाश्त नहीं कर सकते, डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, तितर बितर हो जाएंगे।
दूसरी चीज है टेम्परेचर। टेम्परेचर जीनोम को मुतासिर करे ना करे, जो कैप्सिड है इसको तो जरूर मुतासिर करेगा, क्योंकि ये कैप्सिड किस चीज से बना हुआ? प्रोटीन से। और हम जानते हैं कि प्रोटीन्स आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर। लो टेम्परेचर में ये एक्टिव हो जाएंगे, इससे वायरस को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये इनएक्टिव नहीं है इस वक्त, तो वैसे भी इनएक्टिव है, बाहर है ना होस्ट। लेकिन हाई टेम्परेचर अगर हुआ तो ये प्रोटीन डिनेचर हो जाएंगे, तो वायरस तबाह हो जाएगा। लेकिन फिर भी जो न्यूक्लिक एसिड है वो टॉलरेट करेगा हाई टेम्परेचर को। हाई टेम्परेचर एक हद से हाई हो तो डीएनए भी तबाह हो जाता है। मसलन 100 के आसपास अगर टेम्परेचर हो जाए बाहर का, तो वो डीएनए बर्दाश्त नहीं कर सकता, उससे कम वाले टेम्परेचर को डीएनए बर्दाश्त कर सकता है। तो बाहर सबसे ज्यादा मुतासिर करने वाली चीजें पीएच और टेम्परेचर है, वरना ना इनको पानी की जरूरत है, ना ऑक्सीजन की जरूरत है, ना किसी और चीज की जरूरत है। हाँ, तीसरी भी एक चीज है, वो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। अगर कोई वायरस होस्ट से बाहर किसी ऐसी जगह पर पड़ गया है जहां अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ रही हो, तो इससे भी ये तबाह होता है। बस मैं मुख्तसर ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई वायरस होस्ट से बाहर हो और उसके आसपास के माहौल में पीएच, टेम्परेचर और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वायरस को मुतासिर ना करें, तो बाकी कोई चीज वायरस को डिस्टर्ब न करे और वायरस सर्वाइव करेगा, डॉर्मेंट रहेगा। जब भी बाई चांस होस्ट के पास पहुंचेगा, वो अपना काम शुरू करेगा। सर वायरस थर्मोफिलिक है ना? थर्मोफिलिक तो हम नहीं कह सकते, ये बैक्टीरिया की एक टाइप है, थर्मो एसिडोफिलिक। लेकिन वायरस में ये प्रोटीन है, और मैं आपको दोबारा बताता हूँ, ये प्रोटीन एक हद तक टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं, एक हद से ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोटीन की भी अक़साम है। ये ज़रूर है कि बहुत सारे प्रोटीन 100 डिग्री को भी बर्दाश्त कर सकते हैं, तो बहुत सारे वायरसेस बर्दाश्त करेंगे हाई टेम्परेचर को। लेकिन अगर उस हाई लेवल से भी हाई हो गया टेम्परेचर, मसलन आग के अंदर गिर पड़े, तो वायरस तो जल जाएगी, ठीक है ना? तो ये मसला है। अच्छा, इसमें एक और चीज भी मैं शेयर करूं, फिर आपका मसला हल हो जाए। सबसे वुल्नरेबल है इनवेल्प्ड वायरसेस। देखें, इनवेल्प्ड वायरसेस होस्ट के अंदर जा रहे थे, तो सबसे एडवांटेज इनको था, होस्ट का ही गिलाफ ओढ़ा हुआ है, इसलिए होस्ट का इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है। लेकिन यही वायरस जब बाहर होंगे, तो सबसे बाहर, क्योंकि ये उधार में लिया हुआ इन्वॉल्व है, ये सबसे पहले डिकम्पोज हो जाएगा। तो ये डिकम्पोजिशन का भी शिकार हो सकता है, टेम्परेचर से भी मुतासिर, पीएच से भी मुतासिर, अल्ट्रावायलेट से भी मुतासिर। तो ये सबसे जल्दी खराब होने वाले वायरसेस हैं। वरना बाकी सारे वायरसेस डॉर्मेंट हालत में कई दिन तक, बल्कि मेरे हिसाब से कई साल तक ये सर्वाइव कर सकते हैं। क्रिस्टल फॉर्म में आ गए और इनएक्टिव हालत में लंबे अरसे तक सर्वाइव करेंगे, और उसके बाद फिर अगर चांस मिला तो नए सिरे से, नहीं तो नहीं। सर, जब वायरस किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर होता है सर, वहाँ पे अपने आप को रेप्लिकेट करता है। सर, ऐसा हो सकता है कि जब वो वायरस उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर निकल जाए तो फिर वो क्रिस्टलाइज हो जाता है। उसी की तो बात कर रहा हूँ। यानी वायरस सिर्फ एक्टिविटी कब दिखा सकता है? जब जिस्म के अंदर हो या होस्ट के सेल के अंदर। लेकिन होस्ट सेल से बाहर आ जाए तो उसके लिए अगर ये 2-3 चीजें डिस्टर्ब ना करें, तो बाहर ये लंबे अरसे तक डॉर्मेंट रह सकता है, एक्टिव नहीं हो सकता। बाहर रह के ये ना प्रोटीन बनवा सकता है, ना अपने जीनोम को कॉपी कर सकता है, बस इनएक्टिव रह सकता है, इंतजार में रहेगा कि कब कोई होस्ट में जाना नसीब हो। होस्ट में जो ही गया वो एक्टिव हो जाए। मतलब सर, जब ऐसे एक मसलन होस्ट के अंदर एक वायरस गया सर, लेकिन उसने खुद को रेप्लिकेट कर लिया, उसकी कॉपीज और वो सब उस ऑर्गेनिज्म से बाहर आए, तो मतलब सब मल्टीपल वो वायरसेस में हो जी देखें, कॉपी वो सिर्फ होस्ट के अंदर कर सकता है। 20 मिनट के अंदर होस्ट के अंदर 200 कॉपियां बन जाएंगी कम से कम। अब उन कॉपियों को अगर नया होस्ट मिल गया तो वो उधर ही रहेंगे, वरना ये बाहर आ गए तो वो सारे डॉर्मेंट हो जाएंगे। और वो भी डॉर्मेंट होकर सबको एक जैसा माहौल मिला तो एक ही तरह से डॉर्मेंट होंगे, वरना जिसको अच्छा माहौल मिला वो डॉर्मेंट रहेगा, जिसको अच्छा माहौल नहीं मिला वो डिसइंटीग्रेट